A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the whole Nutrition family, I welcome you all to today's class. I am teaching you Science Class 10, and we are reading Chapter 4, Carbon and its Compound, and this is your ninth part. I've already completed 8 parts of this chapter, so there will be two question answer part of this. One is for today, and the next will be in the next class. So I hope that you'll be able to answer today's question and the next class question because you are already familiar with the chapter and you can answer it. Okay, so शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटा सा सेशन है, कंप्लीट करेंगे. So we inside questions है, we'll be discussing it a bit. Okay, and complete the chapter. In the next class हम थोड़ा टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे हमारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का और फिर चैप्टर को रैप कर देंगे. ठीक है, 10-15 मिनट्स का सेशन है, 10 से 15 मिनट, तो ध्यान से 10-15 मिनट दो, उसके बाद आप चिल कर सकते हो. ठीक है, चलो. आई एम कीपिंग सेशंस वेरी स्मॉल, लाइक 10-15 मिनट्स, नॉट इवन 20 मिनट्स, क्योंकि इससे आपके लिए ईजी होगा. मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट लाइक नेक्स्ट चैप्टर से मैं थोड़ा लंबा लंबा रखूँगी, like 15-20 minutes it will be instead of this 10-15 and all, थोड़ा सा 25 मिनट के आसपास. ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट. कीप योर एक माइंडसेट बना के पढ़ना शुरू करो. ठीक है, तो 10-15 मिनट अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारा ही फ़ायदा है. 10-15 मिनट्स ये ज़्यादा नहीं है, बट नेक्स्ट सेशन से जो नेक्स्ट टॉपिक से जो क्लासेस आएंगे वो थोड़े लंबे होंगे, 15-20 मिनट या उससे ज़्यादा. ठीक है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स से अबव होंगे, 20+ मिनट्स होंगे, बट फिलहाल थोड़ा कम है, 10-15 मिनट के आसपास ही रखा है मैंने, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. छोटा सा ग्लिम्स, बट ऐसे ही जैसे आप यूट्यूब स्क्रॉल करते हो 10 मिनट टाइम पास कर लेते हो, उसी टाइप का है. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक से बड़ा बड़ा आएगा हर क्लास में. चलो 20 मिनट के आसपास मैंने रिड्यूस किया था 30 से 20, अब 20 से मैं 10-15 पे आ गई हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि थोड़ा बढ़ाना चाहिए. ठीक है, सो मैं थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक्स के साथ आऊँगी, 15+ मिनट्स बढ़ाऊँगी, 20 मिनट्स के आसपास. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मेरे को, मतलब आई होप कि आंसर्स आपको आते हैं, पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, इतना आपको ये होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which lead to the huge number of carbon compounds we see. दो प्रॉपर्टी कार्बन के, ठीक है, जो कि लीड करेगा ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस. ठीक है, दो प्रॉपर्टी बताओ जो कि बहुत सारा, मतलब हम देख पा रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स हमारे चारों तरफ, उसका कारण है. पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला है कार्बन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है कार्बन का वैलेंसी क्या है, मैंने कितनी बार बोला है तुम लोगों को कि तुम लोग पीरियडिक टेबल याद रखो, वरना अदरवाइज दिक्कत होगा. कार्बन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका हाई वैलेंसी होता है, तो 8 ऑक्टेट चाहिए, तो हमें क्या करेगा, वो कोवैलेंट शेयरिंग करता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ बॉन्ड करता है. अब कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है 6 कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, ऑक्टेट तो है करना है वरना एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, तो उसी वजह से वो बॉन्डिंग करता है. ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन. ठीक है, वेरी इजी, इसमें तो कुछ था नहीं सोचने का, बस खत्म. नेक्स्ट, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid in oxidation reaction. हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इथेनॉल दैट इज OH ग्रुप से COOH होगा, तो इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, लेट्स सी. Conversion of ethanol to ethanoic acid involves the removal of hydrogen atom and addition of oxygen in its oxidation reaction. तो बेसिकली होता क्या है हमें पता है, ऑक्सीडेशन का बेसिक फॉर्मूला है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो इथेनॉल में क्या होता है, OH में रिमूव हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड हो जाता है. फर्स्ट स्टेप में H2 molecule is removed from ethanol. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इथेनॉल जो OH होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि H2 ग्रुप होता है, H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन पहले में रिमूव हो जाएगा. जब H2 रिमूव हो जाएगा तो यही इथेनॉल जो होगा इथेनॉल बन जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन तो हुआ ही, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो गया. सिमिलरली अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन एटम्स को ऐड किया जाएगा यही इथेनॉल में सेकेंड स्टेप में, जिससे यही इथेनॉल जो होगा इथेनोइक एसिड बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस. फर्स्ट इथेनॉल जो हुआ, इथेनॉल से H2 रिमूव हुआ, H2 रिमूव होने पे ये इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में, ये इथेनॉल में उसके बाद फिर ऑक्सीजन एडिशन हुआ तो यही इथेनॉल बन गया इथेनोइक एसिड, यानी इथेनॉल से इथेनॉल बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल इट बिकम्स
इथेनॉल इट बिकम्स इथेनॉइक एसिड, यानी इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। खत्म। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट। बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ही है। A mixture of oxygen and ethene is burned for welding. Okay, can you tell why a mixture of ethene and air is not used? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। ऑक्सीजन और इथाइन को वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब भी वेल्डिंग की जाती है उसमें इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। एयर क्यों नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन ही क्यों किया जाता है? ऑक्सीजन और इथाइन को हम करते हैं वेल्डिंग में यूज़। इथाइन और ऑक्सीजन, इथाइन और एयर को कर सकते हैं तो सीधा एयर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चलो। A mixture of oxygen and ethane is burned for welding instead of mixture of ethane and air because production of heat is very important for welding metals. क्यों? जब हम वेल्डिंग करते हैं हमें बहुत सारा हीट चाहिए और उसके लिए मेरे को बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए और इथाइन चाहिए। ठीक है, when oxygen and ethane are burned, ठीक है, जब ऑक्सीजन और इथाइन को साथ में बर्न किया जाता है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज करता है जिसकी वजह से वेल्डिंग हो पाती है। ठीक है, जिस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एयर एंड इथीन, तो जब भी एक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में तो वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, और वो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर एयर और इथाइन का मिक्सचर। ठीक है, ऑक्सीजन एंड इथाइन में जो होता है एक हॉट फ्लेम यूज़ होता है। ठीक है, बट एयर और इथाइन में बहुत ही ज़्यादा एक पतला सा फ्लेम यूज़ होता है, एकदम सूती। ठीक है, विच मीन्स दैट इज अनबर्न्ड पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन लेसर हीट। बेसिकली डिफरेंस यही है कि ऑक्सीजन और इथाइन में क्या होता है, वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ब्लू फ्लेम देता है और वेल्डिंग करने में हेल्प करता है। जबकि एयर और इथाइन में क्या होता है, एयर और इथाइन में जो मिक्सचर होता है ये वाला जो होता है अनबर्न्ड पार्टिकल्स में रह जाते हैं, रेसिड्यूज छोड़ता है, कुछ ना कुछ पूरी तरह बर्न नहीं होता और ये ज़्यादा टेम्परेचर नहीं प्रोड्यूस कर पाता। ठीक है, और एक सो पतला सा एक रेड कलर का फ्लेम देता है, मतलब कम, एज टेम्परेचर कम होता है, इसी की वजह से ऑक्सीजन और इथाइन यूज़ होता है और ऑक्सीजन और एयर और इथाइन यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है, एक COOH ग्रुप और एक OH ग्रुप को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन टेल्स। ओके, तो इसके लिए हम जब भी कोई डिस्टिंग्विशन रिएक्शन देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ अल्कोहल में OH है और कार्बोक्सिलिक में COH है। हमें पता है ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम पता चलता है कि कोई भी अल्कोहल अगर आप उठाओ तो इसमें एक OH ग्रुप मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक COOH मिलेगा। ठीक है, अब लेकिन हमें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना है, विदाउट एग्जाम्पल्स हमें मार्क नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल क्या है, हम ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बर्न करेंगे तो वो क्या देगा, हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। और अल्कोहल्स लेकिन ऐसे रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है कि नहीं। अब हम रिएक्शन देखेंगे, 2CH3COOH, उसी को Na2CO3 हम हीट करेंगे तो इसमें लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सो दिस इज अ वेरी इजी रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिएक्शन लिख देना और बता देना कि अल्कोहल टर्न नहीं करता है मिल्की। खत्म। What are oxidizing agent? Now, what is oxidizing agent? What is oxidation? Oxidation is a process in which hydrogen is removed and oxygen is added to that particular reaction, added to the reaction। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन करता है, ये जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है हम इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यानी जो पर्टिकुलर चीज़ें रिमूव करता है हाइड्रोजन को, मतलब रिमूव करने में हेल्प करता है और ऐड करता है ऑक्सीजन, इन्हीं चीज़ों को हम, इन्हीं लोगों को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे कि हैलोजन, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। डोंट फॉरगेट वन थिंग, व्हेनेवर यू आर अपीयर, व्हेन यू आर आंसरिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द एग्जांपल्स। अदरवाइज एग्जांपल में एक मार्क होता है, आराम से कट सकता है। यू कैन इजीली गेट मार्क्स बाय दैट ऑफ राइटिंग नाउ एग्जांपल। Okay, next. What would you be able to check if water is hard by using a detergent? Of course, हमने पता है, हमने पढ़ा है ये वाला पर्टिकुलर चीज़, है कि नहीं। तो हम कैसे मतलब पता चला सकते हैं कि वाटर हार्ड है। मैंने बताया था मिसल वाला फॉर्मेशन। जैसे कि हमें पता है सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में मिसल फॉर्मेशन होता है। मिसल फॉर्मेशन में एक हाइड्रोफोबिक एंड है और एक हाइड्रोफिलिक एंड है। तो हाइड्रोफिलिक एंड इज एक्चुअली क्या होता है, वो बाहर रहता है जो कि एक्चुअली डस्ट से अटैच होता है, वाटर से अटैच होता है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है डस्ट से अटैच होता है। तो ये जब हम एजिटेट करते हैं तो ये वाटर हमारा डस्ट के साथ रिमूव हो जाता है। बट ये सॉफ्ट वाटर में बहुत अच्छी वॉशिंग होती है। अब हार्ड वाटर में इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें सॉल्ट्स होता है।
किसके सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं। उनके सॉल्ट जो होता है वो क्या करते हैं, जब भी मिसल फॉर्मेशन होता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड वो ठीक से अटैच करने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से हाइड्रोफोबिक एंड अटैच नहीं हो पाता है हम डस्ट के साथ, और जिसकी वजह से रिमूवल नहीं हो पाती। दिस इज द ओनली थिंग दैट हैव बीन रिटन ओवर हियर। ओके नेक्स्ट, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मेथड्स टू वॉश clothes. Usually after adding soap, they beat the clothes on stone, brush it, then agitated क्यों? एजिटेशन क्यों होता है? एजिटेशन मैंने बताया, उसमें भी बता दिया। एजिटेशन इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई मिशेल फॉर्मेशन होता है राउंड फॉर्म में, तो हाइड्रोफोबिक एंड अटैच होता है डस्ट से, और हाइड्रोफिलिक एंड अटैच होता है वाटर से। तो कुछ टाइम के बाद हम जब उसको छोड़ देते हैं, वो अटैच हो जाता है टच से, तो उस मिश्रण को निकालने के लिए उसको एजिटेशन की ज़रूरत रहती है। तो हम जब उसको पटकते हैं या फिर ऐसे थोड़ा बहुत झटका देता है, तो वो क्या करता है, वाटर के साथ वो जो होता है वो बाहर आ जाता है डस्ट पार्टिकल्स पे। तो एजिटेशन से हमारे कपड़े क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, explain the nature of covalent bonding. Explain the nature of covalent bond using the bond formation of CH3Cl. हमें पता है कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होती है दो लोगों के बीच में। ठीक है, अब कार्बन का हमें पता है 6 होता है, तो कार्बन बॉन्डिंग ही करेगी ना। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कार्बन के नीड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉट गेन 4, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो एटम CH3Cl के साथ बनाता है। तो ऑक्टेट बनाने के लिए अब कर सकते हो, सी का कार्बन का 6 है, H3 तीन पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, तो एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन दो दो शेयर करेगा, तीन के साथ शेयर हो गया। Cl का 7 है, तो वो भी शेयर हो जाएगा। तो सब यहाँ पे बनाएंगे। इसका डायग्राम तो अपने से बना लेना। ठीक है, इट्स वेरी इजी, मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, so thank you for watching today's class. I hope that you like today's session. In the next class, I'll be coming up with some of the questions of your textual, that is exercise के questions हम करेंगे और chapter को wrap करेंगे। ठीक है, till then have a good day and keep smiling and don't forget to study. Okay, bye.